आज पुनः पार्ट 2 के रूप में दिशा कोचिंग में बाई विनय सर द्वारा वर्णमाला का जो पार्ट 2 छूटा था या पढ़ाना था, विनय सर द्वारा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पार्ट 1 इतना बढ़िया शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया कि मेरा उत्साह बढ़ा। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए और उत्साह बढ़े। अतः हमने बताया था पिछले क्लास में कि पार्ट 2 स्वर की परिभाषा होगी, जो पार्ट 1 में मैंने चर्चा भी कर दिया था कि स्वर किसे कहते हैं। बच्चों, स्वर को ही संस्कृत में या महेश्वर सूत्र में अच भी कहते हैं। अगर कहीं पर कोई पूछ दे अच क्या है तो समझ जाइएगा अ से लेके च तक, जिसमें सारे स्वर आते हैं। इतना जानने के बाद उस दिन मैंने बताया था स्वर क्या है, तो जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, यानी जिसका उच्चारण बिना किसी साधारण भाषा में लिखें, बिना किसी रुकावट या अवरोध के हो, उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। बच्चों, इतना जानने के बाद जब हम जान गए कि स्वर की परिभाषा यही है, जहाँ पर, और मैंने उस पार्ट 1 में बताया था स्व माने अपना, अपने आप कह लीजिए, जो स्वतः उच्चरित हो, स्वयं उच्चरित हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की गिनती भी मैंने क्लियर बताया था। स्वर की गिनती यानी स्वर के कितने हैं, तो 11 हैं। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं। कुल स्वर कितने? 11। अगर कोई कंफ्यूज कराए तो अब आगे आप देखिएगा। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर किसी परिवार में बंटवारा हो तो कोई परिवार का मेंबर बम्बई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चाहे जहाँ हो, बंटवारे में तो आएगा। नहीं भी आएगा तो उसका तो शेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर वह स्वर होते अयोग, वाह, अंग और अ, तो जब स्वरों का वर्गीकरण किया जाता तो पक्का है कि उनका कहीं न कहीं स्थान होता, जबकि किसी वर्गीकरण में आप देखेंगे उनका स्थान नहीं होगा। तो बच्चों, अगली हेडिंग है स्वरों का वर्गीकरण। अब प्रश्न है स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो मैं आपको बताऊं, जो मुख्य रूप से ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछता है वो 4 प्रकार से होता है। करने को तो कई प्रकार से होता है। मुख विवर के आधार पर है, श्वास इंद्रियों के आधार पर, श्वास तंत्रियों के आधार पर है, लेकिन जो पहले साधारण 4 हैं वो ये हैं। नंबर 1 मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। नंबर 2 जिह्वा के आधार पर। नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 उच्चारण के आधार पर। पहले इन 4 साधारण भेदों को पढ़ लीजिए, उसके बाद भी वृत्त, समवृत्त, मुख विवर के आधार पर है, ओठों की स्थिति के आधार पर, उन सब की हम चर्चा करेंगे। जो टीजीटी पीजीटी में बच्चों पूछता, कभी कभी वनडे में भी वृत्त समवृत्त डाल देता है। तो इसके मद्देनजर हम लोग सबसे पहले देखिए, नोट्स थोड़ा सा खूबसूरत बनाइएगा, ऐसा लगे कि जिसको बार बार पढ़ने का मन करे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं मात्रा के आधार पे। यहाँ लिखते हैं मात्रा के आधार पर। अब आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, बट मैं नहीं लिखता इसलिए क्योंकि नोट्स ऐसा होना चाहिए जो बोलते हुए दिखे। यानी नोट्स जब आप पढ़ें तो लगे कि नोट्स आपसे बात कर रहा है। जैसे आप इसको देखेंगे तो लिखा है कि स्वरों का वर्गीकरण ऐसे, तो अब आप कहेंगे अच्छा, स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो इस तरह से, इसी तरह मात्रा के आधार पर। तो बच्चों, मात्रा के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। यानी स्वर की जो मात्रा है उसके आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन है? तो नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। कौन स्वर? ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन है? तो अ, ई, उ और री। बच्चों, इनकी संख्या कितनी? बहुत परीक्षा में पूछता है ह्रस्व स्वर कितने हैं, या इनमें से ह्रस्व स्वर है अथवा नहीं है। तो कितने हैं? 4 हैं। कौन? अ, ई, उ, री। क्लियर? दूसरा है दीर्घ स्वर। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ और
इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। 2 2 4 2 6 1 7। एक है पुलुत स्वर, इसे कहते हैं ओ, और बच्चों इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अगर अब आप गिने तो 7 4 11, कहीं अंग अ की चर्चा हुई, और जब नहीं हुई तो इसका मतलब वो स्वर नहीं है। कन्फर्म? अब सुनिए हर्ष स्वर की परिभाषा क्या है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगे, किससे? हर्ष स्वर से। और हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे तो उसे क्या कहते हैं? पुलुत स्वर। अब प्रश्न आता है कि जब हम प्राइमरी में टीचर होते हैं, इंटर कॉलेज में टीचर होते हैं, तो अगर हमें वर्ण व्यवस्था पढ़ानी होती है तो हम पढ़ाते हैं छोटा बड़ा। भैया छोटा बड़ा मोटा पतला मत कहिए, उसकी परिभाषा है जिनके उच्चारण में कम समय लगे हर्ष स्वर, जिनके उच्चारण में उससे दुगुना समय लगे दीर्घ स्वर, जिनमें तिगुना लगे पुलुत स्वर। जैसे अ, क्लियर? ई उ री, ये हैं। फिर देता है दीर्घ स्वर, तो जब दीर्घ स्वर देता तो अब अ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आ, अ आ, ई ई, उ ऊ। कुछ लोग कहते हैं ऊ, वो भी गलत है। कैसे बोलना चाहिए? अ आ, ये नहीं कि अ आ, तब तो ओम में चला जाएगा, प्लुत में। तो जिनमें सबसे कम लगे हर्ष स्वर, जिसमें दुगुना लगे दीर्घ स्वर, जिसमें तिगुना लगे प्लुत स्वर, और इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। तो हिंदी में कुल कितने स्वर हो गए? 11। हर्ष स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। बच्चों एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि स्वरों में किसका हर्ष नहीं होता, किस स्वर का हर्ष नहीं होता? तो आप देख रहे हैं ए ओ, ए ओ का हर्ष नहीं होता। अ का हर्ष दीर्घ दोनों होता है, ई का भी होता है, ऊ का भी होता है, री का भी होता है। अगर आप संस्कृत में जाएं तो री का दीर्घ नहीं होता। दो चीज़ आपको मिली, किसका हर्ष नहीं होता? तो ए ओ का हर्ष नहीं होता, सदैव दीर्घ होता है। किसका दीर्घ नहीं होता? तो री का दीर्घ नहीं होता। हिंदी की बात नहीं, संस्कृत की बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो अगर कोई पूछे हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे हर्ष स्वर, जिनमें दुगना समय लगे किससे? हर्ष से, उसे दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो मुझे स्पष्ट हो गया कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं जिह्वा के आधार पे। बच्चों जिह्वा के आधार पे, यदि मैं जिह्वा के आधार पर वनडे एग्जाम से पढ़ाऊं तो थोड़ा सरल होगा, टीजीटी पीजीटी ढंग से देखूं तो वो भी सरल है, लेकिन थोड़ा सा, जैसे अभी तक आप लोग जिह्वा के आधार पर 3 भाग पढ़े हैं। नंबर 1 अग्रभाग, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 पश्च भाग। बच्चों इसको मैं थोड़ा सा आपको सचित्र समझाना चाहूँगा। जैसे आप यूं जिह्वा बना लिए, जिह्वा यूं बना लिए, ये। अब इसको 3 भागों में बांट दीजिए। ये हो गया अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग, और ये हो गया पश्चिम भाग। अब जैसा कि विद्वान लोग कहते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी टीचर लोग बताते हैं कि अग्र में ये है, मध्य में ये है। अब हम आपको 6 भाग बता दें, लेकिन ध्यान दीजिए, घबराइएगा मत, ये टीजीटी पीजीटी में भविष्य का प्रश्न है। अब ये 6 भाग कैसे है? जैसे यहाँ से कोई उच्चारित होगा तो वो अग्र के अग्र से होगा, यानी अग्र अग्र। यहाँ से होगा तो अग्र पश्च होगा, यहाँ से होगा तो मध्य अग्र होगा। बात समझ में आ रही? इसी तरह से अग्र, इसी तरह से पश्च भी होगा। अगर यहाँ से उच्चारित होगा तो पश्च होगा। लेकिन इनमें हम नहीं जाएंगे, आप घबराइए मत। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा कि जैसे टीजीटी पीजीटी के बच्चों का जब क्लास लेते हैं तो उसमें हम बता देंगे आपको, या अगर आवश्यकता समझिएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। जो भी डाउट होगा उसके लिए हम लोग एक अलग क्लास बना लेंगे और कर देंगे। तो बच्चों ये अब हम आते हैं जो अमूमन परीक्षाओं में पूछता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप प्रतियोगी छात्र का, मैंने पहले ही बोला था पहले क्लास में कि विद्यार्थी ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, शार को गहरे थोथा दे उड़ाए। लेकिन आज जो कह लीजिए कि कंपटीटर जो हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, वो ऐसे हो गए हैं कि विद्यार्थी ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, यहाँ तक तो ठीक है, थोथा गहरे हैं, सारे दें उड़ाए।
वो केवल और केवल इसलिए पढ़ते हैं कि हम कहाँ पूछ दें और अगला लड़का फंस जाए। बच्चों, जो दूसरे को फंसाता है वो स्वयं फंसता है, क्योंकि वह किसी को फंसा नहीं पाता। कहावत है ना, कोई व्यक्ति गड्ढा अपने लिए खोदता है। तो उसी तरह से अब ये सब जो चीज़ें मैंने बताया ये टीजीटी पीजीटी का है। लेकिन अब कोई कहे वनडे में पढ़ा दीजिए, तो वनडे में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आपके कोर्स में पूछेगा नहीं। भाई, जो चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए वहीं अगर प्रयास करें तो अच्छा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको रोटी खानी है तो धान कूटने से रोटी मिलने वाली नहीं है। आपको क्या करना होगा, गेहूँ पिसाना पड़ेगा। तो उसी तरह से जैसे एग्ज़ाम वैसी उसकी तैयारी। तो बच्चों, अब ये है अग्रभाग और ये है मध्य भाग और ये है पश्च भाग। अब हम अग्र और मध्य पश्च को छोड़ते हैं, अपनी हेडिंग पर आते हैं। अब परिभाषा अगर बताएं तो जो जिह्वा के अगले भाग से उच्चरित हो क्या होगा, अग्रभाग। जो जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित हो मध्य भाग, और जो पिछले से हो वो पश्च भाग। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब जैसे यही मध्य है ना, इसको मैं देखिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ कर दिया, ये था और मैंने ये कर दिया। अगर आपसे पूछूं ये कौन वर्ण बन गया तो आप बड़े आसानी से कहेंगे अ। क्या कहेंगे, अ। और जो कहते हैं अ, त्यों बच्चों जान जाइए कि मध्य में उच्चारण किसका होता है, अ का। कितना आसान। अब हम मध्य नहीं कहेंगे, मध्य नहीं कहेंगे, बल्कि ये बना देंगे मध्य, मध्य अ, मध्य अ, मध्य की जगह मध्य अ। जब इतना क्लियर हो गया कि मध्य से कौन है, अ है, तो अब आ जाते हैं अग्र। जरा अग्र कहिए तो जिह्वा यूं टेढ़ी होती है, जैसे जिह्वा यूं टेढ़ी होती है। और इसी तरह तो आप ई लिखते हैं, ई बड़ी, इसी की बड़ी बहन है और इसी का परिवार है, ए तथा है। कितना आसान हो गया। मध्य की जगह अब हम लोग मध्य नहीं कहेंगे, मध्य अ कहेंगे। और अग्र र, तो जिह्वा टेढ़ी हुई तो र री कर दी, तो ई ए है। बाकी जो हैं वो कहाँ हो जाएंगे बच्चों, पश्च भाग में। आ उ ओ और अ। अब अगर आपको थोड़ा सा कोई कंफ्यूज कर सकता है तो केवल इसको लेकर, क्योंकि जो ये मैं जीवा बनाया था, ये मध्य भाग बनाया था, तो अ का उच्चारण देखिए यहाँ से है, जो अ है वो यहाँ से है और आ यहाँ से है, यानी अग्र के पश्च भाग से, अग्र के पश्च भाग से। लेकिन कुछ नहीं, ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, बुकों में भी ये यही देता है। अगर पंडित कामता गुरु की पढ़ेंगे तो यहाँ पे लेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ और यहाँ में कन्फ्यूज है, अभी नहीं, भविष्य में बुकों में संशोधन होगा। और ये आ जो है, इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आ जो है ये अग्रभाग के पश्च सिरे से होगा। आप डॉक्टर कह रहा हूँ, पंडित कामता गुरु की बुक देखिए, जो व्याकरण की सबसे पहली बुक है। लेकिन बच्चों उसमें बहुत परिष्कार एवं परिमार्जन भी हुआ, बेस वही है, मैं भी उसको मानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें परिष्कृत हैं, उसको भी स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ेंगे, लेकिन अंडरलाइन रखिएगा। अगर कोई पूछे कि गलत है पश्च में नहीं, तो आप भी कह दीजिएगा मध्य में है, और तब उससे पूछिएगा कि मध्य में किस भाग से है, मध्य में मध्य अग्र से है कि मध्य पश्च से है, तो वो बताएगा कि नहीं ये मध्य अग्र से है। समझ में आ गया। लेकिन अभी हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे, पश्च भाग में। हाँ, मध्य के, सॉरी, आ का उच्चारण जो है मध्य के पिछले भाग से और अ का यहाँ से। तो अब इसको हम ऐसे पढ़ें, क्लियर। लेकिन विवाद में जाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ से प्रश्न जब भी बनता है तो यही पूछता है, लेकिन अंडरलाइन रखिएगा, जो तथाकथित विद्वान हिंदी के हैं उनका जवाब देने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि शास्त्रार्थ विद्वानों से करिएगा, भेड़ों से नहीं। भेड़ अगर आए शास्त्रार्थ करने के लिए तो आप मार्ग छोड़ दीजिए, इसमें बहादुरी है, बेकूफ़ी नहीं। तो जिह्वा के आधार पे अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। मध्य की जगह मध्य अ कहेंगे, अग्र की जगह ई बोला ई। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति के आधार पे पहले दो भागों बांटते हैं, मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर। मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर। तो बच्चों मूल स्वर में है आ, ई, उ और री। अगर पूछे कोई मूल स्वर कितने हैं, 4। यही तो हर्ष स्वर हैं, यही तो हर्ष स्वर हैं। अब व्युत्पन्न में दो भागों में बांटा जाता है,
एक है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है बच्चों, संयुक्त स्वर कितने हैं? तो संयुक्त स्वर में आता है ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 4 है। बहुत प्रश्न पूछता है संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? क्या गजब का संयोग है, हिंदी में संयुक्त व्यंजन भी 4 और संयुक्त स्वर भी 4। कंफर्म? तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ में कौन कौन आ गया? आ, ई, उ और यही हैं, इनकी संख्या 3। अब प्रश्न एक बार पूछा हुआ दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 विकल्प में नहीं था, तो फिर अब कितने मारेंगे? 3। प्योर दीर्घ ये हैं, लेकिन परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त भी दीर्घ में आता है और स्वर दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7 हैं। जब 7 विकल्प में नहीं होगा तो किसको मारेंगे? 3 को। क्लियर? तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटे। मूल स्वर जो मूल हैं, जो इनको जोड़कर बनाए गए दीर्घ हुए, जो 2 को जोड़कर इनको जोड़ के बनाए गए वो संयुक्त हुए। अब इनका निर्माण कैसे है? तो बच्चों ए या ऐ का निर्माण अ प्लस ई से है, ओ और औ का निर्माण अ प्लस उ से है। इसी में छोटा बड़ा करेंगे हो जाएगा। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? जैसे इसका उच्चारण करना है तो ऐ बोलते हैं, ऐ बोलते हैं, तो अ ई ऐ बोलेंगे तो आपको ऐ आ जाएगा। इसी तरह से अ उ चर्चा करिए, अ उ औ हो जाता है। तो भैया ऐ और औ इसी से निकला है। इतना क्लियर? अगर कोई पूछे संयुक्त स्वर कितने हैं तो 4, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो ए ऐ से हुआ है अ प्लस ई का, सॉरी ए ऐ का निर्माण हुआ अ प्लस ई से, इसका इससे हुआ है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे, वो है उत्पत्ति के आधार पे। अब यहाँ लिखना बदल देंगे, यहाँ लिखते हैं, वहाँ चमक रहा होगा, उत्पत्ति के आधार पर। बच्चों उत्पत्ति के आधार पे अब हम दूसरे ढंग से लिखेंगे। पहले स्वर लिख लीजिए अ और आ, चूँकि दोनों सवर्ण हैं, दोनों एक दूसरे के छोटे बड़े हैं, एक साथ लिखिए, दोनों का उच्चारण स्थान एक होगा। दूसरा है ई और ई, तीसरा है उ और उ, चौथा है री, पांचवा है ए और ऐ, छठवां है ओ और औ। बच्चों क्या यहाँ कहीं अंग अ मिला? अगर कुल स्वर में होता तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये इनके घर का होता स्वरों के तो बंटवारा में नहीं आता, तो कम से कम उसका स्थान तो होता कि भाई ये घर ये लेंगे, ये ज़मीन ये लेंगे, लेकिन उनका कहीं ना नाम है ना स्थान है, तो फिर हम कैसे मान लें? यानी वो गांव के थे, इन्हीं के साथ रहते थे दिन रात, लोग समझ गए कि वो भी इनके घर के। क्लियर? अब बच्चों एक बात आ गई याद यहाँ पर, उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर हेडिंग नहीं है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पहले वाली हेडिंग रही होगी, ये उच्चारण के आधार पे है। बच्चों अब एक बात याद आ गई कि उच्चारण के आधार पर जब चर्चा होती है तो हिंदी के बहुत बड़े भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा था कि अगर हिंदी के जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो अ से हों, चाहे क से हों, ज्ञ तक, अगर मिट्टी का बनाकर उसमें फूंक मारिए तो वही ध्वनि निकलती है जो वह वर्ण है। इसकी इतनी वैज्ञानिकता है। एक प्रश्न लोग उठाते हैं विज्ञान वाले कि हिंदी में कहीं वैज्ञानिकता नहीं, हिंदी में कहीं विकास विज्ञान नहीं है, तो मैं आज आपको बता दूं कि हिंदी की पहली सीढ़ी वर्णमाला होती है और उसमें भी एक वैज्ञानिकता है। यह बच्चों शारीरिक विज्ञान पर आधारित है। जिस तरह से दुनिया की कोई भी चीज़ बनी वह मानव के शरीर पर आधारित होकर बनी। चाहे गाड़ी को ले लीजिए, गाड़ी में हेडलाइट है, आपके पास भी 2 आँख है, गाड़ी में 2 व्हीलर है, 2 पहिया आपके पास भी है, टंकी है, हेड है, सब तो है। हेड आपके पास नहीं है, सांस लेने के लिए आपके पास नाक है, उसमें भी तमाम है, एयर क्लीनर है। तो इस तरह से कहने का मतलब उसी तरह से हमारी वर्णमाला है, बहुत ही शरीर पर ही, शारीरिक विज्ञान पर ही डिपेंड है। कैसे डिपेंड है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारी वागेंद्री, जब हवा चलती है तो बोलने की इंद्री कंठ से शुरू होती है। तो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ? कंठ। उसके बाद आता है ताल। यहाँ थोड़ा सा अपवाद है, मूर्धा न लिखे, मूर्धा हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा अपवाद है, मूर्धा। और बच्चों उसके बाद आता है दंत। दंत से कोई स्वर नहीं होता। फिर बचा क्या? ओष्ठ।
अच्छा, हमारी वागेंद्री कैसे कैसे है देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब ओठ के बाद अपना मुंह होगा क्या? नहीं होगा, अपना मुंह खत्म। अब तो भैया इसके बाद दूसरे का मुंह शुरू हो जाएगा ना, और वहाँ से उच्चारण होगा नहीं, जब भी होगा तो अपने मुंह से। इतना तो क्लियर है ही है। तो सबसे पहले कंठ आता है तो मैंने लिख दिया, और सबसे पहले अ आता तो इसका उच्चारण कंठ से। उसके बाद क्या आता? ताल। वर्णमाला में क्या आता? ई, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने कहा मूर्धा एक आगे बढ़ जाइएगा, री का उच्चारण स्थान मूर्धा से और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आता है सर इसका कहाँ से है? तो बच्चों यही परीक्षा में ज़्यादा पूछता है, और ये सबसे आसान है। आसान कैसे है? अब देखिए, इसका निर्माण अभी आपने पढ़ा था अ और ई से है, तो अ ई का मान रख दीजिए। अ का मान यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा कंठ और ताल। अब बच्चों इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कितना आसान, कंठ ताल। यही परीक्षा में पूछता। इसका कर दीजिए कंठ ओष्ठ, और बच्चों यहाँ वृत्त संधि हो जाएगी, कंठोष्ठ बन जाएगा कंठोष्ठ। बात समझ में आई? यानी इनका उच्चारण का स्थान कंठ से आ ई का तालु से, जैसे क्रम से कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ याद कर लीजिए। अच्छा, कभी आपने ध्यान दिया भगवान ने आपको 5 उंगली क्यों दिया? इसीलिए मुझको लगता है, ये मत कहिएगा किस बुक में है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि क से कानी, क से कंठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ 5, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। 2 हाथ में अंगुली क्यों दी? तो इधर क से कानी, क से क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प मिला दीजिए। इसीलिए हम लोग प्रेयर करते हैं तो हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, हमारी वागेंद्री और वर्ण व्यवस्था सेम मिल जाए, अन्यथा कुंभकर्ण की तरह बोलेंगे कुछ, मुंह से निकलेगा कुछ। जैसे गांव में देखिए दादी उदी हैं, घर पे जाइए तो बुलाती हैं आपको और नाम लेंगे आपके पापा का। जब आप नहीं सुनेंगे तो कहेंगे कि फलाना सुन नहीं रहा है, आप कहेंगे कि अरे आप तो पापा को बुला रहे हैं, नाम तुम्हारा ले रहे तो मुँहवा से निकल रहा था। उनकी वागेंद्री और वर्ण व्यवस्था सेम नहीं रहती, क्योंकि भाई वो प्रेयर नहीं करते और हम लोग प्रेयर करते हैं, इसलिए जो बोलते हैं वही निकलता है, क्योंकि हमारी वर्णमाला वागेंद्री सेम होती है। तो बच्चों, उच्चारण के आधार पर अगर कोई पूछे तो सबसे पहले क्या करना? अ आ ई उ री इतना कर लेना, फिर इधर कंठ ताल मिलाते रहना, फिर मूर्धा के लिए अपवाद कर देना, री को जोड़ देना मूर्धा, और दंत से कोई स्वर नहीं होता, ओष्ठ से है उ, बाकी ये कंठ तालु से और ये कंठोष्ठ से। ये रहा आपकी वर्णमाला का साधारण वर्गीकरण, जो वनडे एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये न लगे कि सर जल्दी चल दिए। तो नंबर 1 मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या बच्चों कितनी बताई गई? 4, दीर्घ की 7, प्लुत का हिंदी में प्रयोग नहीं होता, तो चर्चा करने की कोई मतलब नहीं। परिभाषा क्लियर होगी, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे, जिसका दुगना लगे, जिसमें तिगुना लगे। इसके बाद हम लोगों ने जिह्वा के आधार पर देखा 3 भागों में, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब मध्य में आपको हमने बनाया अ, अग्र में ए। इधर पश्च में क्या था? पश्च में था, पश्च में आपने लिखा होगा आ, ओ और औ, यही आपके थे बच्चों। इतना जानने के बाद फिर हम लोग उत्पत्ति के आधार पे आते हैं। मूल और व्युत्पन्न। मूल स्वर कितने हैं? 4। व्युत्पन्न कितने हैं? 2 भागों में बांटे गए। दीर्घ और संयुक्त। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 पूछता है। संयुक्त व्यंजन भी 4। उसके बाद हम लोग उच्चारण के आधार पे देखें। इतना क्लियर करने के बाद अब हम लोग फिर शुरू करते हैं मुख विवर के आधार। जिसको सुनिए, जिसको तथाकथित हिंदी के व्याकरण मत कहिए, हिंदी के जानकार कहिए, क्योंकि कोई व्याकरण लिखने वाला नहीं है, सब लोग केवल चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, जो तथाकथित हिंदी के प्रकांड विद्वान लोग हैं, बड़ा कंफ्यूज कराते हैं कि विविध समृद्ध, ये परीक्षा में भी पूछता है, वनडे एग्जाम के में न के बराबर पूछता, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस में है। बट भैया कोई परीक्षा का अब सिलेबस नहीं रह गया, चाहे जो उठा के पूछ देते हैं। कभी कभी तो टीजीटी में भी पूछा, वही लेखपाल में भी पूछा। तो अब कौन सिलेबस हम बताएं और कौन उन लोगों का सिलेबस है, भगवान जाने। लेकिन नहीं, एक योद्धा वही चालाक माना जाता है जो कहने को तो रथ पर है, लेकिन पैदल कोई आके तलवार मारे तो उसको भी ध्यान दे। ये नहीं कि केवल रथ वाले से लड़ेगा और पीछे से पैदल वाला बल्लम खोस दिया, तलवार खोस दिया, मर गया।
तो वही हंसी का पात्र होगा। यानी उसको केवल कहने को है कि वो रथ से है, हाथी से, घोड़ा से है, बल्कि सेना के चारों अंगों से उसे अपनी रक्षा करनी है। उसी तरह से प्रतियोगी छात्र हैं, वह एक सैनिक हैं और परीक्षा समझिए एक प्रकार से उनके शत्रु कह लीजिए, चारों तरफ से उन्हें बेधने के लिए तैयार है। हाँ, अगर आप ज्ञान अच्छा रखे हैं तो सभी शत्रुओं पर विजय पाएंगे, उसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आइए अगला हम देखते हैं मुख विवर, जो बड़ा कठिन आप लोग कहते हैं। मुख विवर के आधार पर देखिए एकदम सरल है, इसके कठिन नाम तो लीजिएगा ही नहीं। मुख विवर के आधार पर, विवर मीन्स होता है बच्चों बिल, अगर गांव की भाषा में बोलें तो बिल बोलें या छिद्र, यानी मुख का जो ये छिद्र है इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख की जो बिल है या छिद्र है उसके अनुसार स्वर को। तो भैया देखो आप स्वयं उच्चारण कर सकते हैं, हम आपको करवाएंगे भी, कितना सरल है। जैसे होता क्या है, हम लोग किसी किसी स्वर को बहुत स्लो में बोलते हैं, बहुत कम मुंह खोलते हैं, किसी किसी स्वर को बोलने के लिए हम लोग को पूरा मुंह खोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कैसे मुंह खोलें उसी के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे खोलते हैं। तो बच्चों 4 प्रकार से खोलते हैं। नंबर 1 है विवृत। क्या है? विवृत। लास्ट वाला है समवृत। देखिए लिखने की स्टाइल से ही आपका आधा सलूशन मिल जाएगा। ये है अर्ध विवृत और ये है अर्ध समवृत। ठीक, फिर से सुनिए, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमवृत, समवृत। पहले तो परिभाषा जानिए बच्चों। बी माने होता है विशेष और वृत्त मीन्स होता है गोला। बी माने विशेष और वृत्त माने गोला। जिनके उच्चारण में विशेष प्रकार का गोला बने यानी बड़का गोला, उसे क्या कहते हैं? विवृत। जिनके उच्चारण में उससे कम गोला हो जाए अर्धविवृत, जिनमें उच्चारण में उससे कम हो जाए समवृत, और जिसमें अर्धसमवृत, और जिनमें सबसे कम हो जाए उसे समवृत। दूसरी तरफ से पढ़ें, जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुले उसे समवृत कहते हैं। जिनके उच्चारण में उससे ज़्यादा खुले अर्धसम, उससे ज़्यादा अर्धविवृत, सबसे ज़्यादा विवृत। परिभाषा में कोई दिक्कत? जिनके उच्चारण में मुंह बड़ा खुले विशेष प्रकार का खुले विवृत, उससे कम खुले अर्धविवृत, उससे कम खुले अर्धसमवृत, और सबसे कम खुले समवृत। स से सबसे, स से सम, बी से विशेष, बी से बड़ा, ब से बड़ा कर ले। तो बच्चों अब हम उच्चारण आपसे करवाएंगे और आप खुद बोलेंगे। चूँकि अब आप लाइव क्लास में है नहीं, इसलिए हम ही को उच्चारण करना है। तो देखिएगा, लेकिन घर पे करिएगा। जैसे बोलिए आ बोलते हैं आ, तो जब आ बोले तो पूरा मुंह खुल गया, तो ये किस में हो गया? विवृत में। और आ के अलावा कोई विवृत में नहीं है। अब जैसे हमने बोला आ खुला, तो अब आ में चूँकि इसका छोटा भाई है तो यहीं रख दीजिए, थोड़ा सा कम खुलेगा। आ, फिर बोलिए ई, अगर न समझ आए तो इसे मुंह पे उंगली रख लीजिए। ई नहीं खुला तो इसमें कर दीजिए। ई उ, इसमें और कम या उतने हुआ। उ री, कोई परिवर्तन नहीं। फिर चलिए ए, बच्चों कुछ बढ़ गया। ई उ री, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ए बढ़ा तो मैंने ए यहाँ लिख दिया। ए आए, इससे भी बढ़ा। ओ कम हुआ और औ बढ़ गया। कितना आसान है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आ, तो आ सब में ऊपर रखा, फिर अ को उसके नीचे रख दिया, फिर ई उ री समवृत्त में, फिर ए थोड़ा बढ़ा, ओ बढ़ा, ए ओ उतना रहा, लेकिन आए आओ बढ़ गया। अतः हम कितना आसान। इसमें सबसे बड़ा गोला बने विवृत, सबसे कम बने समवृत, उससे कम बने अर्धविवृत, इससे ज़्यादा बने अर्धसमवृत। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद उच्चारण करिए। आ ई उ, जरा बड़ा मुंह करके बोलिए ई, या बड़ा मुंह करके बोलिए नहीं निकलेगा। इसलिए यह एक वैज्ञानिक, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यह एक वैज्ञानिक वर्णमाला है।
कोई उल जुलूल वर्णमाला नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे इसको कर लेंगे। तो बच्चों ये रहा मुख विवर के आधार पे। अब ओठों की स्थिति के आधार पर अंतिम वर्गीकरण छठवां, होठों, होठों करिए चाहे ओठों करिए, होठों मत करिए, ओठों करिए। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बच्चों ओठों के आधार पर दो प्रकार से करते हैं, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो आपको हम बता दें अ मीन्स होता है नहीं, आप लोग खुद जानते हैं अ माने नहीं, वृत्त माने गोला और मुखी माने तो जान ही रहे होंगे मुख, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में, अब मुख से नहीं लेंगे, किससे लेंगे, ओठ से, ओठों का गोला न बने, यानी जिनके उच्चारण में ओठ यूं न हो उसे क्या कहेंगे, अवृतमुखी। और जिनके उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाए उसे क्या कहेंगे, वृत्तमुखी। अगर इससे न समझ में आए तो आप जान लीजिए उंगली रखिए ओठ पर, जिनके उच्चारण में ओठ उंगली को ढकेले न वो अवृत्तमुखी होंगे, और जिसमें धक्का दे दे, बढ़ा दे आगे, उसे वृत्त। अरे ओठ यूं हो जाएगा, गांव की भाषा में कहो तो जिसमें यूं निकलता है मुंह, उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी। अब उच्चारण करिए, अ आ, ओठ पर रख लीजिए, अ आ, कहीं नहीं ओठ हिला तो हमने लिख दिया अ आ। फिर ई ई निकला, ई ई, ओठ पुश किया नहीं किया, ई ई। फिर उ, फिर उंगली रखियो, उ उ, अरे ये तो ओठ को ढकेल रहा है, इसका मतलब उ उ यहाँ हो जाएगा। फिर ए ऐ नहीं ढकेला तो मैंने लिख दिया ए ऐ। फिर ओ, देखिए ओ औ ढकेल दिया तो ओ औ यहाँ लिख दीजिए। कितना आसान प्यारे बच्चों। अवृत्तमुखी अ आ ई ई ए ऐ, वृत्तमुखी उ उ ओ औ, यानी जिनके उच्चारण में गोला नहीं बना वो ये हैं, और जिनके उच्चारण में गोला बना वो ये हैं। यानी आप खुद उच्चारण करिए उंगली रख के तो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप इतना तो कंफर्म हो गया, यही आपका स्वर है, स्वर का वर्गीकरण है। एक प्रश्न मन में उठेगा कि सर स्वर में आप घोष अल्पप्राण नहीं बताए, तो मैं आपको इसलिए नहीं बताया कि जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, उसकी परिभाषा बताऊंगा। बच्चों बिना परिभाषा बताए अगर बता दूं तो आप परेशान होंगे, लेकिन आपका हृदय, आपका मन है बड़ा व्यथित भी होगा कि क्यों नहीं बताए। तो एक लाइन में बताता हूँ, लेकिन इसको आगे जब हम व्यंजन में परिभाषा बताएंगे तो वहाँ भी चर्चा करेंगे। सारे स्वर अल्पप्राण तथा घोष होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण देखा 6 प्रकार से। पहला मात्रा के आधार पर 3 प्रकार, जीवा के आधार पर 3 भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भेद, फिर 2 से एक दूसरा वाला डबल हुआ, उच्चारण के आधार पर देखे, फिर वो मुख विवर के आधार पे देखे, विवृत, समवृत, अर्ध समवृत, अर्ध विवृत, क्लियर आप लोगों ने किया। फिर ओठों के आधार पे देखे, अवृतमुखी, वृत्तमुखी। जो बड़ा कठिन था वो बड़ा सरल था, आपने उंगली रख के उच्चारण किया, जिसमें आपका मुंह बाहर निकला वो वृत्तमुखी में हो गया, जिसमें नहीं निकला वो अवृतमुखी में हो गया। अगर आप देखें तो कहीं पर पूरे 6 भेद में कहीं पर अंग अह का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। इसलिए कंफर्म है कि यह स्वर नहीं है, चाहे कितनों बार कुल कुल लगाया जाए। यह मूल रूप से अयोगवाह हैं, स्वतंत्र हैं, जिसके साथ रहते हैं उसके जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए लोग स्वरों के साथ ज़्यादा दिन से रखे गए वर्णमाला में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह स्वर है। इसी के साथ आपके स्वर की परिभाषा और स्वरों का वर्गीकरण के साथ आपका क्लास समाप्त हुआ। आप लोग इसे YouTube चैनल पर दिशा कोचिंग नाम से जो चैनल होगा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जितना लोग आप लोग सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे उतना हमारी कोचिंग का और हमारा मनोबल बढ़ेगा। इससे बेहतरीन करने का प्रयास करूंगा। बच्चों मानव जीवन सीखने की एक कड़ी है, हर क्षण मानव सीखता है। अगर कोई ये कह दे कि आज मैं कंप्लीट सीख लिया तो 2 ही हो सकता है, या तो महामानव भगवान हो या वह झूठा हो, और न मैं भगवान हूँ और दूसरा विकल्प होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर त्रुटि हो तो आप कमेंट करिएगा, हम सुधारेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे अपना भाई समझ के।
अपना अग्रज समझ के आप इसे एक्सेप्ट करिए, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कितने हैं, कैसे हैं, स्पर्शी क्या है, संयुक्त क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्पप्राण महाप्राण, जो आप बड़ा परेशान होते हैं, ट्रिकी ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वन लाइनर प्रश्न 10-20 बनते हैं वर्णमाला से, जैसे वर्णमाला का अंतिम वर्ण मैंने हाँ बताया, स्पर्शी व्यंजन कौन है, संघर्षी व्यंजन कौन है, इन सबों की चर्चा, अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन, इन सबों की चर्चा आगे हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। इसी के साथ मेरा एक बार आप लोगों से फिर विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को, यूट्यूब चैनल पर जाइए, दिशा कोचिंग को सब्सक्राइब करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साह बढ़े और आपका भी ज्ञान बढ़े। पढ़िए, आगे बढ़िए, यही मेरा आपके साथ